हे दोस्तों, क्या आपको पता है मियामोटो मुसाशी कौन है? चलो ठीक है, नहीं पता तो कोई बात नहीं। ये इंसान तो पता होंगे आपको, जोई रोगन, जो वर्ल्ड के वन ऑफ द बिगेस्ट पॉडकास्टर है ना। वो है ना अपनी पॉडकास्ट में बताते हैं कि उनके राइट आर्म पे ना एक टैटू उन्होंने बनाया है। और वो टैटू किसका है? एक समुराई का, जिनका नाम है, यस यू गेस्ड इट राइट, मियामोटो मुसाशी। जो ये बोलते हैं ना कि जब वो 16 साल के एज के थे, जब वो मार्शल आर्ट सीख रहे थे, तब वो मियामोटो मुसाशी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। और होंगे क्यों नहीं, ये जो मियामोटो थे ना समुराई, वो थे ही बहुत कमाल के। मियामोटो ने ना 13 की एज में ही एक एक्सपीरियंस समुराई को डुअल में हराया था। डुअल ऐसा वैसा डुअल नहीं, डुअल वो वाला जिसके अंदर आप सीधा जान ले लेते हो सामने वाले की और कोई एक जन ही बचता है, उस डुअल में हराया था। और इतना ही नहीं, मुसाशी ने ना अपनी पूरी जिंदगी में उन्होंने 62 डुएल्स लड़े थे और एक भी नहीं हारे थे। ऐसा नहीं था कि वो जो डुएल लड़ रहे थे वो ऐसी कोई लल्लू पंजू लोगों के साथ लड़ रहे थे, नहीं। वो अपने टाइम के वन ऑफ द बेस्ट जो लोग लड़ाकू होते थे ना, स्वॉर्ड मास्टर्स, समुराइज, उनसे लड़ा करते थे। वो सबसे लड़ते थे और जीत जाते थे बिकॉज उनकी स्ट्रैटेजीज बहुत पावरफुल होती थी। अभी मैं आपको मुसाशी की लाइफ से 62 लड़ाई तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन 3 लड़ाइयाँ बताऊंगा जिससे आप जज कर सकते हो कि मुसाशी कितने स्मार्ट थे। इनफैक्ट मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि कमेंट सेक्शन में बताना कि वो कौन सी फिलॉसफी थी आपके हिसाब से जिसकी वजह से मुसाशी सबको एक के बाद एक हरा पा रहे थे। वो क्या स्ट्रैटेजी थी, आप कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं पहले इंसिडेंट से, जिसके अंदर मुसाशी लड़े थे बाइकिन नाम के चैंपियन से ना। मुसाशी जो थे ना, वो पूरी कंट्री घूमते थे और जो सबसे बेस्ट लोग होते थे ना, उनको चैलेंज करते थे। ऐसे ही उन्हें एक मास्टर के बारे में मालूम पड़ा, अनडिफिटेड चैंपियन, जिनका नाम था बाइकिन। ना बाइकिन जो था ना, वो ना तलवारों से नहीं लड़ता था, बल्कि वो एक सिकल मतलब कोयता और एक लॉन्ग चेन जिसके एंड में एक स्टील बॉल लगी हुई थी, उससे लड़ता था ना। ये जो वेपन्स थे ना, उन्हें अनबीटेबल बोला जाता था, बिकॉज जो भी स्वॉर्ड्समैन या कोई भी इंसान उनसे लड़ता था, वो उनसे कितना भी कोशिश कर ले, बाइकन से जीत नहीं पाता था। यूजुअली बाइकन क्या करते थे कि जो स्टील का बॉल होता था उससे घुमाते थे, अपने बीच में डिस्टेंस क्रिएट करते थे और उस बॉल को घुमा के फिर अपने अपोनेंट को मारते थे, जिससे जो अपोनेंट होता था वो कई बार अपनी स्वॉर्ड से या जिस चीज़ से भी वो लड़ रहा था उससे उसको रोकने की कोशिश करता। और जैसे ही वो अपोनेंट उसे रोकने की कोशिश करता, बाइकन अपना कोयता लेता और उससे उसे खत्म कर देता, मार डालता ना। बाइकन सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक था, इसीलिए मुसाशी के जो दोस्त थे वो उसे लड़ने के लिए मना भी कर रहे थे। बट मुसाशी को हमेशा से फैसिनेशन था लड़ने का, आगे बढ़ने का, तो वो लड़ाई के लिए चले गए ना। जैसे उन्होंने बाइकन को चैलेंज किया और वो वहाँ लड़ने पहुंचे, तो बाइकन मुसाशी को देख के चौंक गया। चौंक इसलिए गया क्योंकि यूजुअली जो स्वॉर्ड्समैन होते थे वो लोग एक तलवार से लड़ते थे, लेकिन मुसाशी यहाँ पे गए थे 2 तलवारों के साथ, एक बड़ी तलवार और एक छोटी तलवार। नो, बाइकन ने कभी भी किसी को भी ऐसे 2 स्वॉर्ड से लड़ते हुए नहीं देखा था, इसलिए वो ऑलरेडी थोड़ा शॉक में था। और फिर जैसी लड़ाई स्टार्ट हुई, यूजुअली क्या होता था, बाइकन पहले खुद चार्ज करता था, बॉल घुमाता था और मारने की कोशिश करता था, जिससे ओपोनेंट पहले पीछे रहता था। बट मुसाशी ने इसका एग्जैक्ट अपोजिट किया। पीछे हटने के बजाय मुसाशी सीधा दोनों स्वॉर्ड्स के साथ उसके ऊपर चार्ज करने चले गए, क्योंकि उनको पता था कि अगर ये बॉल घुमा के मुझे मारने जाएगा तो मैं एक हाथ से स्वॉर्ड से अपने आप को प्रोटेक्ट करूंगा, लेकिन दूसरा हाथ मेरा खाली रहेगा, जिससे मैं बाइकन को मार दूंगा। और ये चीज़ बाइकन को भी समझ में आ गई थी, इसलिए वो भी घबरा सा गया था। और जैसे ही मुसाशी ने देखा कि वो घबरा गया है, हेजिटेट कर रहा है, मुसाशी ने अपना छोटा वाला तलवार ली और उससे बाइकन को नीचे गिरा दिया। और जैसे ही बाइकन गिर गया, उसने दूसरी तलवार से उसे मार डाला, खत्म कर दिया। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, बाइकन द अनडिफिटेड चैंपियन का खात्मा हो चुका था। ऐसे फिर कुछ साल बाद मुसाशी एक ग्रेट समुराई के पास गए, जिसका अगेन बहुत ज़्यादा नाम था। उसका नाम था सासाकी गैनरियो ना। ये जो गैनरियो था ना, वो बहुत लंबे स्वॉर्ड से लड़ता था और लोग बोलते थे ना, ये जो गैनरियो था ना, उससे लड़ने में कोई मुकाबला था ही नहीं। अच्छे स्वॉर्ड्समैन उसके सामने हार मान जाते थे। वो इतना अच्छा स्वॉर्ड्समैन था, स्मार्ट भी बहुत था और हर चीज़ में बहुत अच्छा था। इसलिए मुसाशी के लिए उसे हराना एक्चुअली में आप बोल सकते हो उसका अल्टीमेट टेस्ट था ना। मुसाशी ने फिर भी गैनरियो को चैलेंज दिया, गैनरियो ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और जो डुएल होने वाली थी वो एक छोटे से आइलैंड में होने वाली थी, जो समुराई के घर के पास ही था ना। जिस सुबह लड़ाई होने वाली थी, आइलैंड पूरा जैम पैक था, सब लोग ये लड़ाई देखने आए हुए थे। गैनरियो बराबर टाइम पे पहुंच गया, बट मुसाशी जो था ना, वो टाइम पे आया ही नहीं। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया। गैनरियो इस चीज़ के जैसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था, क्योंकि ये चीज़ बहुत डिसरिस्पेक्टफुल भी थी। बट फिर फाइनली लोगों ने देखा कि एक बोट आ रही है, जिसके अंदर एक ही पैसेंजर है जो लेटा पड़ा हुआ है आधी नींद में। कौन था ये आदमी? ये आदमी था मुसाशी। ऐसा लग रहा था कि मुसाशी का ना दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। वो बादलों की तरफ देख रहा है और फिर शोर की तरफ हिलते डुलते आ गया। और ऐसे ही आते आते उसने एक डर्टी टावल, गंदा सा टावल था, उसने अपने सर के ऊपर बांध लिया। बोट के बाहर वो आया और इसके हाथ में तलवार नहीं थी, एक बड़ा सा लॉन्ग ओर था, जिसे चप्पू बोलते हैं ना, बोट चलाने के लिए जो यूज़ होता है। ये चीज़ देख के सब लोग एकदम हैरान परेशान हो गए कि यार ये क्या है। ये इंसान जो अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी फाइट लड़ने आया है, उसके हाथ में सिर्फ एक चप्पू है और एक टावल है, वो कैसे इससे लड़ेगा। गैनरियो को भी ना ये चीज़ देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी और फ्रस्ट्रेटेड फील हो रहा था। उसने गुस्से में चिल्ला के कहा
कि क्या तुम इतना डर गए हो कि तुम्हें वक्त पे आना भी नहीं याद रहा। ना इस चीज़ पे मुसाशी ने कुछ भी नहीं कहा, जिसके बाद गेनरू ने अपनी तलवार निकाली और तलवार जिसमें रखी जाती है उस चीज़ को फेंक दिया। इसके ऊपर मुसाशी से मुस्कुराया और कहा कि ससकी, गेनरू, तुमने बस अपनी मौत को दावत दे दी है। ना ये सुन के गेनरू और कंफ्यूज हो गया, मैं डिफीटेड इम्पॉसिबल। और मुसाशी ने हंसते हुए कहा कि कौन बेवकूफ़ अपने शेल्थ को ऐसे फेंकता है। ना ये चीज़ बहुत कंफ्यूजिंग थी जो गेनरू को समझ नहीं आ रही थी। ऐसी मुसाशी ने चीज़ें बोली और फिर मुसाशी लड़ने के लिए आगे बढ़ा। उसने जो चप्पू लिया था उसने उसे शार्प करके रखा था, थोड़ा तेज करके रखा था, जिससे उसने एम किया, गेनरू की आंखों पे मारने की कोशिश की। बट गेनरू क्योंकि बहुत फास्ट था इसलिए क्विकली उसने अपने स्वॉर्ड से उसे हटाया और ज़ोर से स्वॉर्ड घुमाई, जो मुसाशी के सर पे तो लगी बट मिस हो गई। इससे सिर्फ उसका जो टॉवल था जो बड़ा सा वो कटा। ना ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा हैरान करने वाली थी, क्योंकि गेनरू है ना इतना अच्छा स्वॉर्ड्समैन था कि कभी वो मिस नहीं करता था, बट स्टिल उसने शॉट मिस कर दिया। और जैसे ही उसने मिस किया, मुसाशी ने वो जो अपनी लकड़ी की स्वॉर्ड उसने बनाई थी उससे उसने गेनरू के पैर पे मारा और बस एक जोर के ब्लो से उसने गेनरू को ख़त्म कर दिया। इसके बाद उसने पोलाइटली सारे लोगों के सामने झुक के बॉ किया और वहाँ से वो चला गया। नो बस ये टाइम से ही मुसाशी को पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा, सबसे स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड्समैन माना जाने लग गया। और अब लास्ट वाली किस्सा बताता हूँ जिससे एक्चुअल में मुसाशी सबसे ज़्यादा फेमस हुआ। वेल देखो, बात ये थी ना, मुसाशी अब एक और इंसान से लड़ने जा रहा था जिसका नाम था मताशी चिरो। ये जो मताशी चिरो था ना, वो एक्चुअल में योशियो का फैमिली से बिलोंग करता था, जिस फैमिली के 2 मेंबर्स को ऑलरेडी मुसाशी ने मार दिया था, जिसमें से एक था मताशी का डैड और दूसरा था मताशी का भाई। दोनों ही बहुत रेप्यूटेड स्वॉर्ड्समैन थे, बड़े स्वॉर्ड्समैन थे, जिसे ऑलरेडी मुसाशी ने हरा के रखा था। ना ये सब चीज़ों से जो मताशी था ना, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा था और बदले के आग में वो तड़प रहा था। इसलिए फिर मताशी चिरो ने मुसाशी को चैलेंज दिया ना। मुसाशी के 2 दोस्त थे, अगेन वो लोग बोल रहे थे यार इससे मत लड़, ये पक्का कुछ ना कुछ गलत काम करेगा और ट्रैप बना के तुझे मार डालेगा। बट स्टिल मुसाशी ने उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया ना। इससे पहले वाली कई सारी फाइट में मुसाशी ने एक टेक्निक यूज़ करी थी जो फेमस भी बहुत हुई थी, कि वो कई बार जानबूझ के लड़ाई वाली जगह पे लेट जाता था ताकि सामने वाला इंसान फ्रस्ट्रेटेड, गुस्से में रहे, उसका जो फोकस है वो हिला डुला रहे। ये चीज़ मताशी को भी पता थी अच्छी सी। इसलिए मताशी ने क्या किया कि वो दिए हुए टाइम पे अपनी छोटी सी आर्मी लेके वो मुसाशी को मारने के लिए आ गया। उसने ये प्लान बनाया था कि जब मुसाशी आएगा ना तो सब लोग इधर उधर छुपे रहेंगे और जैसे ही वो आएगा उसे पकड़ के सब लोग मिलके मार डालेंगे ना। ये प्लान के मुताबिक मताशी के सारे लोग उस जगह पे पहुंच गए और वो लोग अलग अलग झाड़ों के पीछे घास के अंदर छुपने लग गए। और ये चीज़ थोड़ी टाइम से पहले ही हो रही थी, बट फिर सडनली क्या हुआ, मुसाशी अचानक से एक पेड़ के पीछे से बाहर निकला और बोला, आई वॉज वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू, कि मैं तुम लोगों का इंतज़ार कर रहा था। इसके बाद उसने एक ही बार में मताशी को मार डाला। इससे पहले कि लोग घास से उठते, छुपी हुई पोजीशन से उठते, अपने आप को बैलेंस करते, कुछ सोचते समझते, उससे पहले ही मुसाशी ने सबको एक एक करके ख़त्म कर डाला। और ये सारी चीज़ें सिर्फ कुछ कुछ सेकंड्स में हुई और इसी वजह से फिर मुसाशी की एक रेपुटेशन बन गई, जापान्स ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन का खिताब मिला। इनफैक्ट इतना ही नहीं, ये एक पेंटर, फिलोसोफर और राइटर भी थे जिन्होंने एक बुक लिखी थी, द बुक ऑफ फायर रिंग्स, जो बुक पढ़ के जोई रोगन जो थे ना वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए थे और उन्होंने टैटू भी बनवाया था। सो खैर यही बुक से मैंने आपको ये स्टोरी पूरी सारी बताई थी। प्लस मैं अभी आपको 3 और ऐसे एंशिएंट फिलोसफीज़ के बारे में बताने वाला हूँ जो अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे तो आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने में, कामयाब होने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहली फिलोसफी से, जिसका नाम है द ट्रिपल फिल्टर टेस्ट। एंशिएंट ग्रीक में एक बार सोक्रेटिस के पास एक आदमी आता है और वो बोलता है, सोक्रेटिस, क्या आपको पता है मैंने आपके दोस्त के बारे में क्या सुना? सोक्रेटिस जैसे ही ये सुनते और बोलते हैं, 1 मिनट रुक जाओ, कुछ भी कहने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम मेरे इस छोटे से पहले ट्रिपल फिल्टर टेस्ट को पास करो। ट्रिपल फिल्टर टेस्ट, ये क्या है? सोक्रेटिस ने बोला, रुको बताता हूं। पहला फिल्टर है ट्रुथ का। क्या तुम एकदम श्योर हो कि जो बात तुम मुझे बताने वाले हो वो पक्की सच खबर है? आदमी ने जवाब दिया, नहीं, एक्चुअली मैंने तो सिर्फ इसे सुना है कहीं से। बस, इसका मतलब तुम्हें नहीं पता कि ये सच है या झूठ। चलो ठीक है, सेकंड फिल्टर पे आते हैं, जो है फिल्टर ऑफ गुडनेस। मेरे दोस्त के बारे में जो तुम बात बताने वाले हो, क्या वो अच्छी बात है? अगेन आदमी ने जवाब दिया, नहीं, बल्कि वो तो अच्छा, रुक जाओ, मतलब तुम मुझे मेरे ही दोस्त के बारे में कुछ बुरा बताने वाले हो जो तुम्हें पता भी नहीं है कि वो 100% सही है या गलत। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, एक लास्ट फिल्टर बचा है, वो बता दो, क्या जो तुम मुझे बात बताने वाले हो वो बात यूजफुल है? क्या उस बात के नहीं पता चलने से मेरी ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम आने वाली है? आदमी ने सोचा और बोला, नहीं, इतना कुछ शायद फ़र्क भी ना पड़े। एट लास्ट फिर सोक्रेटिस ने कहा, ठीक है,
मतलब जो तुम मुझे बात बताने वाले हो वो हो सकता है ना ही सच है, ना ही अच्छी है, ना ही मेरे किसी काम की है। तो इसके बारे में एक ही चीज़ निकलती है, ये बात मुझे मत बताओ। देखो दोस्तों, आजकल इस इंटरनेट के टाइम में, इस वीडियोस के टाइम में, रील्स के टाइम पे ना हमारे पास दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन आते रहती है, और हम लोग जो भी इन्फॉर्मेशन आते हैं विदाउट फिल्टर्स उसे एक्सेप्ट करते रहते हैं, मानते रहते हैं, जिसकी वजह से कई बार ये चीज़ हमें ही प्रॉब्लम देती है। हमारा दिमाग सही जगह पे नहीं रह पाता है, जबकि हमें ना इस ट्रिपल फिल्टर टेस्ट को अप्लाई करना चाहिए कोई भी बात को एक्सेप्ट करने से पहले। बिकॉज याद रखो, इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा झूठ, बुराइयाँ और फालतू चीज़ें बिक रही है, जो तीनों ही कंज्यूम करना अकॉर्डिंग टू सोक्रेटिस एकदम वेस्ट है, अच्छी नहीं है। इसलिए ये वाली फिलॉसफी ज़रूर फॉलो करो। कोई भी बात आप सुनते हो तो पहले तो पता करने की कोशिश करो क्या वो सच में सच है, नहीं तो क्या एटलीस्ट वो अच्छी बात है, अगर नहीं तो क्या एटलीस्ट वो यूज़फुल बात है। अगर वो तीनों ही बात नहीं है तो उन बातों को इग्नोर करो। अब आते हैं सेकंड फिलॉसफी पे, जो है उपेक्षा। एक बहुत ही ग्रेट ज़ेन मास्टर थे कोटो नाम के, जिन्हें उनकी नॉलेज विजडम के लिए बहुत जाना जाता था। उनके आसपास कितना भी शोर हो, सिचुएशन कितनी भी क्योटिक हो, वो हमेशा उसमें पीस ढूंढ ही लेते थे। एक दिन एक यंग स्टूडेंट कोटो के पास आता है और उनसे पूछता है कि मास्टर, कि इस शोर शराबे वाली दुनिया में, इस बिजी दुनिया में मैं बहुत बार इनर पीस ढूंढने की कोशिश करता हूँ, बट मुझे पीस मिलता ही नहीं है। कहीं पे भी जाऊँ वहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ शोर शराबा मिल ही जाता है, मैं कहीं पे भी पीस खोज नहीं पा रहा हूँ ना। इसके ऊपर मास्टर कोटो उसे बोलते हैं कि तुम एक गलती कर रहे हो। वो पूछता है क्या मास्टर? वो बोलते हैं गलती ये कि तुम पीस को बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें लग रहा है शायद तुम्हें कोई शांति सी जगह मिलेगी जहाँ केओस, प्रॉब्लम्स नहीं होगी, तब तुम्हें पीस मिलेगा, बराबर? स्टूडेंट बोलता है हाँ। मास्टर बोलते हैं लेकिन ऐसी चीज़ होगी ही नहीं। पीस तुम्हें शोर शराबे से दूर कहीं नहीं मिलेगी, बल्कि इस शोर शराबे के बीच में ही ढूंढना सीखनी है ना। इसके ऊपर वो स्टूडेंट पूछता है कि केओस के बीच में कैसे पीस मिल सकती है, मैं कैसे अपने आप को शांत रख सकता हूँ। मास्टर कोटो उस स्टूडेंट को एक तालाब की तरफ लेके जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें तालाब में कुछ दिख रहा है? तो स्टूडेंट बोलता है हाँ दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है अच्छे से, पेड़, परिंदे, यहाँ से वहाँ जो जानवर जा रहे हैं वो सारे रिफ्लेक्शंस मुझे इसमें अच्छे से दिख रहे हैं। फिर मास्टर कोटो क्या करते हैं, एक पत्थर लेते हैं, पॉन्ड में डालते हैं, जिसके जैसे पानी उछलने लग जाता है, और पूछते हैं अब तुम्हें वो सारे रिफ्लेक्शंस दिख रहे हैं? बच्चा बोलता है नहीं, अब तो सब चीज़ें धुंधली सी दिख रही है। जिसके ऊपर मास्टर कोटो बोलते हैं कि तुम है ना इस पानी की तरह हो, अगर तुम बाहर के शोर, जो समझो पत्थर था, उसकी वजह से अपने आप को स्टिल नहीं रखोगे, शांत नहीं रखोगे, तो तुम दुनिया को अच्छे से देख नहीं पाओगे। तुम जिन चीज़ों को क्योस समझ रहे हो उस चीज़ों से और परेशान हो जाओगे, वो चीज़ें तुम्हें और धुंधली दिखेगी। जबकि अगर तुम शांत रहना सीख जाते हो तो तुम इन केओस के बीच भी ब्यूटी देख पाओगे, जैसे तुम पेड़, परिंदे और बाकी सारी चीज़ें देख पा रहे थे वैसे ही। अब देखो, स्टोरी में जो मास्टर कोटो इनर पीस की बात कर रहे हैं ना, उसका बुद्धिस्ट वर्ड है उपेक्षा, जिसे इंग्लिश में एक्वानिमिटी कहते हैं। उपेक्षा बेसिकली एक एक्सट्रीम फोकस स्टेट है, जिसकी जहाँ बाहर का कोई भी शोर या अंदर के कोई भी थॉट्स आपको हिलाते नहीं है, आपको स्टिल रखते हैं, आपको सेंटर्ड रखते हैं। अब ये चीज़ सुनने में तो अच्छी लगती है, बट इस चीज़ को अचीव कैसे करें? वेल, उपेक्षा को प्रैक्टिस करने के लिए आपको 4 चीज़ें करनी होगी। सबसे पहला, कल्टिवेटिंग माइंडफुलनेस। क्या करो अभी, जैसे जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ वैसे वैसे आप 3 लंबी सांसें लो, ठीक है? 3, 2, 1 गो। अगर आपने ये 3 बार ब्रेथ्स ली होगी तो आप नोटिस करना बाहर की जो चीज़ें पहले थी वो भी वैसे ही रहेगी। बस 3 बार जब आप डीप ब्रीदिंग करोगे तो आपको एक कामनेस, एक स्टिलनेस दिखेगी, जो बेसिकली माइंडफुलनेस होने की वजह से हुई है, आपकी सांसों पे आपका फोकस रहने की वजह से हुई है, जो आपको करनी चाहिए। सेकेंड चीज़, आपको लेटिंग गो ऑफ अटैचमेंट। किसी भी चीज़ से ओवर अटैच मत रहो, अपने घर से, अपने पैसों से, अपनी स्किल से, अपनी मटेरियलिस्टिक पोजेशन से, किसी चीज़ से भी अटैचमेंट मत रखो। इससे आप जो लाइफ को हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश करते हो वो आपका डिज़ायर थोड़ा कम होगा, जो आपको और स्टिल रहने में हेल्प करेगा। फिर इसके बाद थर्ड स्टेप ये है डेवलपिंग कंपैशन। अपने अंदर आप सभी दूसरे इंसानों के लिए एक डीप सेंस ऑफ कंपैशन और एम्पैथी डेवलप करो। दूसरे क्या फील करते हैं वो फील करने की कोशिश करो। और लास्ट, प्रैक्टिसिंग नॉन जजमेंट। जब भी आप कोई एक्सपीरियंस को ऑब्जर्व करते हो जो आपके साथ या किसी के साथ भी हो रहा है, तो उसे जज करने के बजाय सिर्फ उसे देखने और समझने की कोशिश करो कि वो क्या हुआ और क्यों हुआ। देखो, याद रखो, हर किसी इंसान की लाइफ है, सबके अपने अपने काम है, जो कई बार आपकी ज़िंदगी से काफ़ी अलग हो सकता है। और जज करना बहुत बार गलत ही होता है, स्पेशली आज की दुनिया में। बिकॉज कई बार जो इंसान हमें अच्छे लगते हैं
जो अच्छे दिखाए जाते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं, और जबकि जो बुराई दिखाई जाते हैं कई बार वही लोग अच्छे होते हैं। इसीलिए क्या सही है क्या गलत है, इस कॉम्प्लिकेटेड जाल में मत फंसो, जजमेंट कम करो। ये चारों चीज़ें आप करोगे तो आपके अंदर सेकंड फिलॉसफी आ पाएगी, जो है उपेक्षा की, जो आज के टाइम पे तो बहुत ज़रूरी है। और फिर लास्ट आती है फिलॉसफी ऑफ मेमेंटो मोरी। ऑथर रेयान हॉलिडे ने अपने ऑफिस में ये फ़ोटो लगा के रखा है, जो उन्हें बार बार दिखते रहती है और ज़िंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन याद दिलाती है, जो है डेथ। इस फोटो को अगर आप गौर से देखोगे तो इसमें एक स्केलेटन बना है और एक क्रॉसबो है जो आपकी तरफ पॉइंट कर रहा है, जो कहीं ना कहीं आपसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि डेथ आपके पास आ रही है और एक दिन आप मर जाओगे। जिसके पास एक फ्रेंच पोएम भी लिखी है जो कहती है, नो वन एस्केप्स मी, नो वन एस्केप्स द डांस दैट आई डांस, द सॉन्ग दैट आई सैंग। जो हमें इवन ऑथर को उनकी मॉर्टैलिटी का रिमाइंडर देता है। देखो ऑथर बोलते हैं ना कि डेथ को आप दो नज़रियों से देख सकते हो। एक तो पहला ये कि यार एक दिन तो मुझे मरना ही है, तो फिर किसी भी चीज़ का क्या ही फ़ायदा, सब कुछ बेकार है, लाइफ में कोई सेंस नहीं है। वहीं दूसरा नज़रिया ये है मोमेंटो मोरी का। मोमेंटो मोरी एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब है याद रखो कि एक ना एक दिन आपको मरना है, इसलिए लाइफ को जितना हो सके उतना अच्छे से जीने की कोशिश करो, खुशी से जीने की कोशिश करो, जो चीज़ें करना ज़रूरी है वो करो। जैसे कि फॉर एग्जांपल कई बार ना ऑथर काम कर रहे होते हैं तो उनका बेटा उनके पास आता है और बोलता है कि डैडी चलो खेलते हैं, और जब वो फोटो को देखते हैं तो वो तुरंत अपने कामों को जो उनके लिए शायद इतने इंपॉर्टेंट नहीं है उसे साइड में रखते हैं और अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि उनको ये बात समझ में आती है कि ये छोटे मोटे काम तो ठीक है होते ही रहेंगे, लेकिन शायद ये उनका अपने बेटे के साथ कोई आखिरी दिन हो, आखिरी टाइम हो, इसलिए वो उसे खुल के जीने की कोशिश करते हैं जो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली मैं भी चाहूँगा कि आप कमेंट करके बताओ मोमेंटो मोरी इस प्रिंसिपल के हिसाब से मरने से पहले वो कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हो, कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियोज़ ये फिलॉसफीज पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है। अब आपकी ज़िंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट गोल्स क्या है जो आपको मरने से पहले कंप्लीट करना है, वो मुझे नहीं पता है, बट एक चीज़ मुझे पता है कि उन गोल्स को आप अचीव कैसे कर सकते हो। वेल एक सिंपल 5 स्टेप का प्रोसेस है जिसके ऊपर मैंने पूरा एक डिटेल वीडियो बना के डाला है, हाउ टू सेट गोल्स एंड अचीव इट। वो आप आई बटन डिस्क्रिप्शन से जाके देख सकते हो ताकि आपको समझ में आए कि आपको कैसे गोल सेट करना चाहिए और कैसे उन्हें अचीव करना चाहिए, ठीक है। मिलते हैं उस वीडियो में, टिल देन बाय बाय।